नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी का हमारा पहला टॉपिक था भारत के भू आकृतिक प्रदेश, अर्थात भारत को कितने फिजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। और पिछले लेक्चर में हम इससे संबंधित एक तो हिमालय का पूरा वर्गीकरण हमने समझा कि किस तरीके से हिमालय को प्रादेशिक आधार पर और भौतिक आधार पर विभाजित किया गया है। उनमें से ये देख चुके हैं कि हिमालय का जो भौतिक विभाजन है, उस भौतिक विभाजन के बारे में इसके 3 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेट हिमालय और तीसरा लघु हिमालय। ठीक है, यहाँ तक की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज इसका जो 4th पार्ट है वो है आपका शिवालिक हिमालय, इसकी बात करेंगे। इसके बाद में उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, नॉर्थ ईस्ट हिमालय के नाम से जो जाना जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हिमालय से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आगे उनका क्या पैटर्न रहने वाला है परीक्षा में। चलिए, तो ये है आपका शिवालिक हिमालय। तो हिमालय को हमने देखा था कि हिमालय का उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ जो क्रम था वो सबसे पहले क्या था, आपका ट्रांस हिमालय था। इसके बाद में बीच में एक ITSZ था जो कि ट्रांस हिमालय को किससे अलग कर रहा था, ग्रेट हिमालय से अलग कर रहा था। अब ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में एक संरचना थी जिसे हम MCT बोलते थे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट से ग्रेट हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है। ठीक है, तो ये आपका लघु हिमालय हो गया। अब लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली जो संरचना थी वो थी आपकी MBF अर्थात मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि इस शिवालिक हिमालय के जो उत्तर में है तो ये वाली जो संरचना है ये कौन सी हो गई, आपकी MBF हो गई। MBF इसको किससे अलग कर रही है, MBF लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय को अलग करती है। अब शिवालिक हिमालय के दक्षिण में क्या है, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है भारत का विशाल मैदान जो गंगा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित हुआ है। तो शिवालिक हिमालय को तराई प्रदेश से या गंगा के मैदान से जो संरचना अलग करती है वो है आपकी HFF अर्थात हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के द्वारा हिमालय भारत के उत्तरी मैदान से अलग होता है। शिवालिक हिमालय, अब शिवालिक हिमालय के बारे में हम अगर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि शिवालिक हिमालय हिमालय का बिल्कुल दक्षिणतम पहाड़ी क्षेत्र है जो कि अन्य हिमालय की तुलना में क्या है, कम ऊंचा है। अब इसके कम ऊंचा रहने का जो रीजन है वो भी मैं आपको बताता हूं एक एक करके यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए इसका विस्तार जानते हैं कि शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए पाकिस्तान में एक नदी बहती है जिसे हम पोतवार नदी के नाम से जानते हैं और उसके आसपास का जो रीजन है उसे पोतवार बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है वो पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से लेकर के ये पश्चिम में है और पूर्व में इसका जो विस्तार है वो असम के दिहांग गोर्ज तक है। दिहांग गोर्ज क्या है, यानी कि जब सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम के उत्तरी भाग में भी उसको दिहांग के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही वो मध्य असम में प्रवेश करती है उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो उस दिहांग नदी के रीजन तक, जैसे कि ये आपकी दिहांग रिवर बह रही है और इधर पोतवार नदी बह रही है, तो पोतवार नदी से लेकर के दिहांग गोर्ज तक किसका विस्तार है, आपका शिवालिक हिमालय का विस्तार है। अब बात आती है कि इसके दक्षिण में, तो देखिए हमारा जो उत्तरी मैदान है उसको भी कई मैदानी प्रदेशों में विभाजित किया गया है जिसका सबसे उत्तरी भाग जो है वो भाबर के नाम से जाना जाता है। तो भाबर बिल्कुल इसके गिरिपथ से लगा हुआ क्षेत्र है जिसका विस्तार लगभग 8 से 10 किलोमीटर में है। उसके बाद में जो सबसे बड़ी संरचना यहाँ पर आती है वो है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश का मतलब है कि जहां पर जो नदियां इस भाबर प्रदेश में हिमालय से निकलने के बाद अदृश्य हो जाती हैं, इसका मतलब दिखाई देना बंद हो जाती हैं, वो इसी तराई प्रदेश में क्या होती हैं, दोबारा से दिखने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये तराई प्रदेश इसके दक्षिण में है बिल्कुल, जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां दलदली भूमि का विकास हुआ है। और उस दलदली भूमि का विकास होने का रीजन ये है कि यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो चिकनी रेत के रूप में पाई जाती है, महीन रेत के कण मिलते हैं, जिससे कि यहाँ मिट्टी कैसी हो गई है, बिल्कुल दलदली हो गई है। और दलदली होने की वजह से उत्तरी मैदान का ये वाला जो क्षेत्र है बिल्कुल वनों से ढका हुआ है, जिसे हम वनाच्छादित क्षेत्र बोलते हैं।
अब दूसरी बात आती है कि शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। तो बाकी के हिमालय की हमने औसत ऊंचाई देखी, तो सबसे ज़्यादा जो औसत ऊंचाई थी वो थी ग्रेट हिमालय की या बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी? 6100 मीटर, ठीक है। और बृहद हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी थी माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई थी 8850 मीटर। लेकिन एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इसका मतलब उस हिमालय में जितनी भी पर्वत चोटियां स्थित हैं उन सब की ऊंचाई को आपस में जोड़ दिया जाता है, और जितनी चोटियों को आपस में जोड़ा गया उसी से उसमें भाग दे दिया जाता है, तब क्या निकलती है? उसकी औसत ऊंचाई निकलती है। इसी तरीके से शिवालिक हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 1500 मीटर है। लेकिन जितने भी हिमालय हैं, ग्रेट हिमालय की आपकी 6100 हो गई, लघु हिमालय की 3000 से 4500 मीटर थी, लेकिन इसकी 600 से 1500 है। इसका मतलब कि अब तक हमने जितने भी हिमालय देखे उन सब में इसकी औसत ऊंचाई सबसे कम है। औसत ऊंचाई सबसे कम रहने का जो रीजन है वो क्या है? जब हिमालय से नदियां निकलती हैं तो इसका मतलब कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है शिवालिक हिमालय की, ये सबसे अंत में हुई है। यानी कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, फिर ग्रेट हिमालय आया, उसके बाद में लघु हिमालय आया, और अंत में क्या हुआ? शिवालिक हिमालय बना। शिवालिक हिमालय बना कैसे? अगर ये पता चल गया तो हम इसकी औसत ऊंचाई को बता देंगे कि ये कम क्यों है। देखिए, जितनी भी नदियां हिमालय से निकलती हैं उन नदियों के द्वारा हिमालय को काटा गया, और उसके काटने के बाद में जितने भी अवसाद वो अपने साथ बहा करके लाई, वो अवसाद क्या हो गए? इसके बिल्कुल दक्षिण में एकत्रित होते चले गए, और एक समय के पश्चात क्या हुआ कि वो अवसाद धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, जिससे क्या हुई? शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। यानी कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इसकी औसत ऊंचाई क्या है? अन्य हिमालय की तुलना में सबसे कम है। अगला पॉइंट आता है कि इसका निर्माण। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि शिवालिक हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से काल में हुई है। तो ये काल का नाम आपको याद रखना है, सेनोजोइक काल। सेनोजोइक काल, और इसे क्या बोला जाता है? पूर्व प्लायोसीन युग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेनोजोइक काल, और हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व प्लायोसीन युग, ठीक है। तो ये तब आपकी समझ में आएंगे कि ज्योग्राफी में एक टॉपिक चलता है जियोग्राफिक साइकिल। तो जियोग्राफिक साइकिल जब पढ़ते हैं तो उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से बताते हैं कि कौन से युग में किन किन चीज़ों की उत्पत्ति हुई, पहले पृथ्वी बनी, कैसे उस पर जीवन आया, कैसे वनस्पति का विकास हुआ, किस तरीके से मानव का विकास हुआ, ठीक है। तो वो सारे काल इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होंगी। 3 पॉइंट हमने यहाँ देखे। एक तो विस्तार, तो विस्तार पूछा जाए तो पोतवार बेसिन से लेकर के दिहांग गोर्ज असम तक औसत ऊंचाई 600 से 1500। हिमालय की अन्य श्रृंखलाओं की तुलना में सबसे कम ऊंचा है। इसका निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक काल में हुआ, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब देखिए निर्माण कैसे हुआ इसका? हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से। तो देखो, हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो अगर हम उत्तर में जम्मू कश्मीर साइड में देखते हैं तो एक नदी निकलती है मानसरोवर झील से, इस टाइप से। इसे बोला जाता है इंडस रिवर या सिंधु नदी, और इसकी एक सहायक नदी है सतलज, और सतलज की सहायक नदी है कौन सी? ब्यास, और ब्यास में एक नदी आकर के मिलती है रावी, और रावी में चेनाब, और चेनाब में झेलम। तो इस तरीके से ये सिंधु नदी का अपवाद तंत्र है। तो सिंधु और इसकी अन्य सहायक नदियां, जैसे इधर से श्योक आती है, इधर से काबुल आती है, इधर से कुर्रम आती है, बहुत सारी नदियां इसमें आके मिलेंगी। तो इन नदियों के द्वारा क्या हुआ? हिमालय का कटाव हुआ। तो जब हमने हिमालय को पहले शुरू से पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि हिमालय के उत्तर से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो सारी नदियां पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदियां किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां वो उन्हें कहते हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से बह रही हैं और बाद में हिमालय को काट करके उन्होंने अपना रास्ता बनाया, तो उनको क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। तो इंडस रिवर भी जो है वो कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। इसका मतलब हिमालय को काटा, तो हिमालय को काट करके जब ये बह रही हैं तो क्या करेंगे? अपने साथ अवसाद लाएंगी। तो अवसाद लाएंगी तो वो अवसाद कहीं ना कहीं एक जगह एकत्रित हो जाएंगे, और उनके एकत्रित होने से क्या हुआ? शिवालिक हिमालय की उत्तर में उत्पत्ति हुई। इसके बाद में फिर एक गंगा नदी निकलती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से, और गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। गंगा, यमुना हो गई, और यमुना में फिर चंबल मिलती है, बहुत सारी नदियां मिलती हैं। लेकिन हमें देखना है कि उत्तर की ओर जो नदियां मिल रही हैं इसके बाएं तट पर। तो शिवालिक हिमालय किससे बना? गंगा के द्वारा, या गंगा एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद, ठीक है। तीसरा, उत्तर पूर्व में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए और वो
लघु हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में एकत्रित होते चले गए, उससे क्या हुआ, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। इन्हीं अवसादों से, यानी कि जब आगे ये अवसाद धीरे धीरे फैलते चले गए और समतल संरचनात्मक संरचना का इन्होंने क्या किया, विकास किया, और वो उससे क्या बना, आपका उत्तरी भारत का विशाल मैदान बन गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। नवीनतम का मतलब कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला हिमालय में अगर कोई सी है तो वो कौन है, ट्रांस हिमालय है। इसके बाद में ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति हुई, फिर लघु हिमालय बना और सबसे अंत में शिवालिक हिमालय बना। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में कि हिमालय की निम्न श्रृंखलाओं में से सबसे नवीनतम या सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे प्राचीन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ट्रांस हिमालय बताना है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ट्रांस है, परा है। इसको परा हिमालय इसीलिए कहते हैं कि हिमालय की अन्य श्रृंखलाओं की तुलना में इसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई, और शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकते हैं। अब देखिए, शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में कई समतल संरचनात्मक घाटियां हैं। देखो, ये तो आपको हो गया लघु हिमालय, ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय। तो इनके बीच में जो घाटियां हैं, यानी कि इस टाइप से जो घाटियां हैं, तो उन घाटियों को क्या कहते हैं। तो देखो, पश्चिम में उन घाटियों को कहा जाता है दून और पूर्व में कहा जाता है द्वार। तो दून घाटी में जो शहर स्थित है अपना, उसका नाम क्या हो गया, देहरादून। और द्वार घाटी में जो शहर स्थित है इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में, वो क्या हो गया, आपका हरिद्वार हो गया। इसी देहरादून और हरिद्वार के पास में एक स्थान और आता है, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश और हरिद्वार में जैसे ही गंगा पहुंचती है, तो यहाँ पर जाकर के गंगा क्या करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसका मतलब कि जब वो निकलती है भागीरथी के नाम से, गंगोत्री ग्लेशियर से, बाद में अलकनंदा नदी उसमें आकर के मिलती है, तब तक तो वो पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। लेकिन जैसे ही वो ऋषिकेश में प्रवेश करती है, तो ऋषिकेश और हरिद्वार में आते ही वो मैदानी भाग में आ जाती है। ये बात भी आप याद रखना, एक बार परीक्षा में पूछा गया कि गंगा किस स्थान पर जाकर के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो ऋषिकेश में जाकर के वो क्या करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, तो शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में जो संरचनात्मक घाटियां हैं, उनको क्या कहा जाता है, पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर देहरादून है और एक हरिद्वार है। ठीक है, तो ये था हमारा शिवालिक हिमालय। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय की। तो उत्तर पूर्वी, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि उत्तर पूर्वी का मतलब है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, उन नॉर्थ ईस्ट राज्य में हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। क्या हिमालय एक सीधी संरचना के रूप में वहां विकसित हुआ है, या छोटी मोटी टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में विकसित हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं। देखो, पश्चिम में जो नदी आती है आपकी, इस तरीके से सांगपो रिवर आती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो। और सांगपो रिवर अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है, यहाँ पर हिमालय का ही भाग है, और यहाँ एक चोटी आती है नामचा बरवा। इस नामचा बारवा को काट करके वो क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। तो सांगपो के बाद में इसका नाम हो जाता है दिहांग। अभी हम इसी दिहांग गोर्ज की बात कर रहे थे। और बाद में आकर के यहाँ पर असम में आके एक द्वीप बनाती है। इसका मतलब इस तरीके से बहती है, द्वीप निर्मित संरचना बनाते हुए आगे बढ़ जाती है। तो ये नदी क्या करती है, और फिर इसकी सहायक नदियां भी हैं, जैसे तिस्ता हो गई, सुबनसिरी हो गई, मानस हो गई, संकोस हो गई, धनसिरी हो गई, बूढ़ी दिहांग हो गई। बहुत सारी सहायक नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। तो ब्रह्मपुत्र खुद एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय को काट करके बह रही है। तो जब ये पूर्व की ओर हिमालय को काट करके बही और इसकी सहायक नदियां भी हिमालय को काट करके बह रही हैं, तो जो एक संरचनात्मक इकाई के रूप में इस तरीके से जो हिमालय स्थित था, उसको छोटी मोटी टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में इसने क्या कर दिया, विखंडित कर दिया। इसीलिए उसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, अब देखिए एक एक करके चर्चा करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, तथा दिहांग गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर, किधर, दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है, जिसे उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब हमें यह देखना है कि उत्तर पूर्वी हिमालय में हिमालय की कौन कौन सी पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि कौन सी पहाड़ी कहां पर है। और यहां से जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार बनता है कि आपसे क्रम पूछ लेगा, या तो उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लेगा कि उत्तर पूर्वी हिमालय की निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कई बार पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछ लेता है। तो मैं इनको मैप पर आपको एक बार दिखा देता हूं कि कौन कौन सी पहाड़ियां हैं और किस तरीके से वो विकसित हैं, कौन कौन से राज्यों में फैली हुई हैं, उनके क्या नाम हैं। ठीक है,
देखिए ये सारी पहाड़ियां हैं। पहली है मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी है असम में। उसके बाद 4 पहाड़ी आएंगी आपकी अरुणाचल प्रदेश में, अबोर पहाड़ी, डाफला, मिरी और मिसमी। फिर एक पहाड़ी आएगी आपकी म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, पटकई बम पहाड़ी। और बरेल पहाड़ी जो है वो 3 राज्यों की सीमा बनाती है, असम, मणिपुर और नागालैंड। अभी हम इनको देखेंगे मैप पर किस तरीके से सीमा बना रहे हैं। फिर नागा पहाड़ी आपकी नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, मिजो पहाड़ी मिजोरम में है, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में है, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी मेघालय में है, जो संयुक्त रूप से मेघालय के पठार के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो गारो खासी जयंतिया किसका हिस्सा है? मेघालय के पठार का हिस्सा है। तो ये 14 पहाड़ियां हैं। अब इन 14 पहाड़ियों को मैप पर किस तरीके से वर्गीकृत किया गया? सबसे पहले अगर आपको ये पता है कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है, तो यहां से सवाल गलत होने का, ठीक है, कोई दबाव भी नहीं बनता है। वैसे सब आपको क्या याद रखना है, अगर आपको स्टेट याद है तो आप क्रम कैसे भी सेट कर सकते हैं। पश्चिम से पूर्व पूछ ले तब भी हम लगा सकते हैं, और पूर्व से पश्चिम पूछ ले तब भी हो सकता है। 2 तरीके से सवाल बनेगा आपका, या तो नॉर्थ टू साउथ, या साउथ टू नॉर्थ, या ईस्ट टू वेस्ट, या वेस्ट टू ईस्ट। बस इन चारों तरीके से एक बार आप सेट करके देख लोगे सभी पहाड़ियों को, तो एक भी प्रश्न आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। यह प्रश्न इस तरीके से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, या कौन सी मणिपुर में नहीं है, या कौन सी अरुणाचल प्रदेश में है, या कौन सी मेघालय के पठार का हिस्सा है, या कौन सी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है। बहुत आसान सवाल यहाँ से आते हैं। ठीक है, अब इनको एक एक करके मैप पे देखते हैं। ये है आपका नॉर्थ ईस्ट भारत। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 स्टेट आती हैं, जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, 7 बहनें कहा जाता है। और इन 7 बहनों में ये सारी पहाड़ियां फैली हुई हैं। तो सबसे पहली पहाड़ी जो फैली हुई है आपकी, वो कौन सी है? मिकिर पहाड़ी। तो मिकिर अभी आपने देखा था कहां पर है? असम में है। ठीक है, तो मिकिर केवल एक असम में है। असम में कितनी पहाड़ियां हैं? एक। कौन सी? मिकिर। इसके बाद में सेकंड नंबर पर जो पहाड़ी आती है आपकी, वो आती है अबोर पहाड़ी। तो अबोर पहाड़ी का जो विस्तार है वो किसमें है? आपका अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि यहां से आपका अरुणाचल प्रदेश शुरू हो जाता है। दूसरी पहाड़ी आ रही है आपकी डाफला पहाड़ी। ये तीसरी मिरी और 5वीं मिसमी, यानी कि अबोर, डफला, मिरी और मिसमी, ये 4 पहाड़ी किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में अगली पहाड़ी आती है आपकी पटकई बुम। तो पटकई बुम पहाड़ी जो है वो म्यांमार के साथ में भारत की सीमा बनाती है। क्या बनाती है? म्यांमार के साथ में भारत की सीमा बनाती है, अर्थात ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा तय करती है। ठीक है, इसके बाद में अगली पहाड़ी आती है हमारी बरेल पहाड़ी। बरेल पहाड़ी 3 स्टेटों की सीमा बना रही है यहाँ पर। कौन कौन सी? एक तो असम, एक मणिपुर और एक नागालैंड। ये तीनों राज्यों की सीमा पर अवस्थित पहाड़ी कौन सी है अगर पूछा जाए तो वो बरेल पहाड़ी है। अगर आप ये इमेज एक साथ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी तो अब देखो मैं यहीं से प्रश्न बना देता हूँ कि मैं मान लो 4 पहाड़ियाँ दे रखी हैं मैंने। पहले डफला, फिर आपकी मिरी, फिर मिसमी, फिर आपकी मिकिर। प्रश्न है कि इन चारों पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पूर्व पश्चिम में कौन सी आपकी मिकिर है, तो सबसे पहले आपकी मिकिर आ जाएगी। उसके बाद में दूसरे नंबर पर देखिए कौन सी है, अबोर है नहीं, फिर डफला है आपकी, तो दूसरे नंबर पर डफला आ गई। तीसरे पे मिसमी है और चौथे मिरी है और चौथे पे मिसमी है। तो इस तरीके से आपकी ये चारों पहाड़ियाँ पश्चिम से पूर्व के क्रम में सेट हो जाएंगी। नागा पहाड़ी, नाम से ही पता चल रहा है नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी है आपकी नागालैंड में, और इस पहाड़ी का नाम नागा इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर नागा जनजाति के लोग निवास करते हैं और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम क्या हो गया, नागा पहाड़ी हो गया। और इन्हीं जनजाति के नाम पर ही उस राज्य का नामकरण भी क्या कर दिया गया, नागालैंड कर दिया गया। मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में स्थित है और इसी पहाड़ी के बीच में एक झील अवस्थित है। कौन सी, लोकटक झील। नाम याद रखना इसका कि मणिपुर पहाड़ी के मध्य में कौन सी झील है, लोकटक झील या लोकटक झील।
इस झील को झूलता हुआ कटोरे के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब जैसे ही हम इस झील को यहाँ देखते हैं तो इस तरीके से प्रतीत होती है जैसे एक बाउल में या एक कटोरी में पानी भरा हुआ है, इसीलिए इसको झूलता हुआ कटोरा भी कहा जाता है। अगली है आपकी ये त्रिपुरा पहाड़ी। तो त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में है। ये है आपकी कौन सी, सॉरी ये त्रिपुरा पहाड़ी हो गई, ये मिजो पहाड़ी मिजोरम में हो गई। अब ये 3 पहाड़ियां बची, ये इंपॉर्टेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि है तो ये पहाड़ी लेकिन किसका हिस्सा है, मेघालय के पठार का हिस्सा है। तो इनका जो क्रम है, सबसे पहले आती है आपकी गारो पहाड़ी, उसके बाद में खासी पहाड़ी, फिर जयंतिया। ये गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर तीनों जनजातियां निवास करती हैं और उन्हीं जनजातियों के नाम पर इनका नामकरण भी क्या हो गया है, गारो, खासी, जयंतिया हो गया है। अब देखो ये जो मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार इन तीनों पहाड़ी नुमा संरचना में विभाजित है। इसके बाद में इसके बीच में आता है, यहाँ पर एक गैप आता है जिसे हम बोलते हैं मालदा मारो गैप, मालदा गारो गैप या राजमहल गारो गैप। क्यों? क्योंकि ये जो मेघालय का पठार है तो यहाँ पर भारत के पूर्वी हिस्से में पठार आता है जिसे हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार भी 3 संरचनाओं में डिवाइड किया गया है, जिसके उत्तर की जो संरचना है उसे हम रांची के पठार के नाम से जानते हैं, मध्य संरचना जो है उसको हम हजारीबाग के पठार के नाम से जानते हैं, और उसकी जस्ट पूर्वी सीमा जो है जो इससे लगी हुई है वो राजमहल पहाड़ी है। इसीलिए इधर गारो पहाड़ी, इधर राजमहल पहाड़ी, इन दोनों के बीच में जो निचला दबा हुआ भाग है जो इन दोनों को अलग कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप। क्या बोला जाता है? राजमहल गारो गैप। ठीक है, ये भूसंचलन की क्रिया जब हुई पृथ्वी पर तो वहां भूसंचलन की क्रिया में इस स्थान का क्या हो गया, अवतलन हो गया। अवतलन का मतलब वो हिस्सा नीचे धस गया, और नीचे धस गया तो ये क्या हो गई, घाटी नुमा संरचना बन गई। इसीलिए ये घाटी नुमा संरचना क्या करती है, मेघालय के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। बाद में जैसे ही समय बीता तो इसी रीजन में क्या होता है, आपकी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियां आकर के मिलती हैं, ये दोनों नदियां बह रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो बह करके आई तो उनके अवसाद धीरे धीरे यहाँ क्या होते चले गए, एकत्रित होते चले गए, जिससे एक समतल मैदानी संरचना में विकसित हो गया और इसे ही डेल्टाई मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर पूर्वी हिमालय था। तो आज हमारा ये हिमालय का वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। अब इससे संबंधित कुछ सवाल हैं कि किस तरीके से एग्जाम में हिमालय से संबंधित क्वेश्चंस का पैटर्न रखा जाता है, उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया आपसे कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। अभी मैंने आपको बताया इयोजोइक काल में, पैलियोजोइक काल में, मेसोजोइक काल में, सेनोजोइक काल में। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है सेनोजोइक काल में। ये जो प्रश्न पूछा गया है ये IAS 2014 का प्रश्न है। किसका? IAS 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कौन से कल्प में या कौन से काल में हुआ है, तो सेनोजोइक काल में। ठीक है, दूसरा प्रश्न, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। अगर इस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है कि 2 पर्वत श्रृंखलाएं दे रखी हैं और आपको बताना है कि उनमें से किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में लघु हिमालय है, तो आपको ये तो मालूम होगा ही कि जो लघु हिमालय था वो कैसे है। तो सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय है, उसके बाद में ग्रेट हिमालय था, फिर लघु हिमालय था, फिर शिवालिक हिमालय था। तो ये तो ट्रांस हिमालय हो गया आपका, ये ग्रेट हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय हो गया और ये शिवालिक हिमालय। आपसे पूछा क्या है कि लघु हिमालय किन 2 पर्वतों के मध्य में स्थित है, तो बताइए। एक तो नीचे शिवालिक हो गया और ऊपर ग्रेट हिमालय जिसे महान हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ट्रांस और महान हिमालय, तो ट्रांस और महान के बीच में तो है ही नहीं। दूसरा शिवालिक और महान हिमालय, तो शिवालिक ये है और महान ये है, तो इन दोनों के मध्य में ही क्या है आपका लघु हिमालय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। यानी कि भारत का ये वाला रीजन, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन, इसमें पूछा है कि पश्चिमी भाग में हिमालय। तो पश्चिमी भाग में सबसे पहले ट्रांस था, फिर आपका वही ग्रेट और फिर लघु और फिर शिवालिक। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पूछ रहा है ये। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद शिवालिक हिमालय,
दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछा है, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, उसके बाद शिवालिक, महान और लघु। अब आपको बताना है कि साउथ से नॉर्थ की ओर इनका क्या क्रम है। तो आपको मालूम है कि साउथ में शिवालिक हिमालय सबसे पहले ये रहा, उसके बाद में लघु हिमालय है। तो देखिए शिवालिक और लघु कहाँ मिल रहे हैं एक साथ, एक तो शिवालिक और एक लघु, और उसके बाद में ग्रेट या महान हिमालय है। तो ये तीन ही पूछे हैं आपसे, तो तीनों कहाँ मिल जाएंगे आपके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार इनका क्रम पूछता है, तो क्रम कैसे पूछा है, दक्षिण से उत्तर, हो सकता है कि उत्तर से दक्षिण। अब जल्दीबाजी में अगर आप इसी प्रश्न को करते तो किस तरीके से करते कि दक्षिण से उत्तर की ओर, इस पर कई बार ध्यान नहीं जाता, दिमाग में क्या रह जाता है कि उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण पूछा जाता था, महान हिमालय होता, फिर लघु, फिर शिवालिक हिमालय। क्लियर है? तो ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन्स को मिटाना है आपको और कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो अगर हिमालय को विस्तृत तरीके से आपने पढ़ा है तो पीर पंजाल, पहले तो ये ध्यान रहना चाहिए कि पीर पंजाल श्रेणी कौन से हिमालय का भाग है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जब लघु हिमालय पढ़ रहे थे तो लघु हिमालय को भी क्या किया गया है, 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और वो 4 श्रेणी कौन कौन सी थी, एक तो थी आपकी पीर पंजाल, उसके बाद में थी आपकी धौलाधर, फिर नागटिब्बा, और चौथी थी महाभारत। इस तरीके से फैली हुई है। तो लघु हिमालय की श्रेणियां हैं। तो लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, पीर पंजाल, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा इसको उत्तराखंड में बोलते हैं, और महाभारत नेपाल में बोलते हैं। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो ये इस आंसर का, इसका उत्तर देने में समय नहीं लगेगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, जम्मू कश्मीर आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि पीर पंजाल की जगह पर आपसे ये पूछ लेता नागटिब्बा कहाँ पर है, तब उत्तराखंड हो जाता। अरुणाचल प्रदेश में है ही नहीं, क्योंकि नेपाल तक ही इसका केवल विस्तार है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कुछ प्रश्न थे इससे संबंधित। ठीक है, अब एक प्रश्न और है, इसकी बात करते हैं। किन 2 पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी को हमने किस में पढ़ा था, बृहद हिमालय के और लघु हिमालय के मध्य में। तो देखिए ये आपका बृहद हिमालय हो गया और ये लघु हिमालय हो गया। तो बृहद हिमालय यानी कि जम्मू कश्मीर में है कश्मीर घाटी, ये आपको पता है। ये ग्रेट हिमालय है, तो ग्रेट हिमालय का ये तो बृहद हिमालय तो आ ही जाएगा। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब देखो जोस्कर, तो जोस्कर तो आपकी यहाँ है, लेकिन पीर पंजाल, तो ये पीर पंजाल श्रेणी है। तो इसका जो विस्तार है कश्मीर घाटी का वो कहाँ पर है, कश्मीर घाटी का विस्तार है दोस्तों बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में। ये वही कश्मीर घाटी है जहां पर बर्फ से निर्मित संरचना पाई जाती है, या हिमोड़ से निर्मित, और इसी संरचना को कहा जाता है जम्मू कश्मीर में करेबा। और ये करेबा किसकी फसल के लिए उपयोगी माना जाता है, केसर की खेती के लिए। तो इसी करेबा पर क्या की जाती है, केसर की खेती की जाती है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट की हम चर्चा कर चुके हैं अपने वीडियो लेक्चर्स में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए। तो इससे एक मोटा मोटा अनुमान आपको लग गया होगा कि किस तरीके से हिमालय से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से आप इसको तैयार कीजिए। क्लियर है? चलिए, और तब तक आप इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए, और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इनको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तब तक के लिए आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।